नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। दृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम यूपीएससी सीएससी मेंस 2026 जीएस पेपर 1 में भूगोल विषय से पूछे गए जो सवाल हैं उन पर संक्षिप्त चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, भूगोल विषय से जो सवाल आए हैं उनमें सबसे पहला सवाल है, फ्यूजिहारा प्रभाव क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संचलन तथा तीव्रता पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को समझाइए। फ्यूजिहारा प्रभाव का संबंध दो निकटवर्ती उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मध्य बनने वाले अंतः संबंध से होता है। इसमें दो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, मान लिया जाए एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है और ये दूसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, और दो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो एक दूसरे के पास में हैं। तकरीबन 1000 किलोमीटर से लेकर के 1500 किलोमीटर से कम दूरी होने की स्थिति होनी चाहिए, लेकिन ये किलोमीटर बहुत मायने नहीं रखता है। मायने रखता है इन चक्रवातों की जो वायु परिसंचरण की गति है, दूसरा चक्रवातों की तीव्रता, चक्रवात कितने सशक्त हैं, ये बातें ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। चक्रवात का विस्तार कितने क्षेत्र में है, कितने विस्तृत महासागरीय क्षेत्र में हो रखा है, तो ये सारी बातें ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। फ्यूजिहारा प्रभाव से क्या हो रहा होता है कि दो निकटवर्ती जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो एक दूसरे के परिसंचरण क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। साझे परिसंचरण केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं और अंत में या तो किसी कमजोर चक्रवात का, जो दो में से एक कमजोर चक्रवात होगा, उसका सशक्त चक्रवात में विलय हो जाता है, अथवा दोनों ही अपनी अपनी दिशाओं में आगे बढ़ जाते हैं, अलग दिशाओं में आगे बढ़ जाते हैं। अंतिम निष्कर्ष क्या होता है? तो इसका जो सबसे अंतिम निष्कर्ष है वो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लैंडफॉल का सटीक निर्धारण करना मुश्किल होता है। तो इस पूरी पृष्ठभूमि में इस सवाल का हम आंसर तैयार करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो फ्यूजिहारा प्रभाव क्या है, इस पर एक संक्षिप्त बातचीत करते हैं कि फ्यूजिहारा प्रभाव दो निकटवर्ती उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बीच होने वाली पारस्परिक वायुगतिकीय अंतःक्रिया है जिसमें दोनों चक्रवात एक दूसरे की परिसंचरण प्रणाली से प्रभावित होकर साझा केंद्र के चारों ओर घूमने लगते हैं। फ्यूजिहारा प्रभाव का वर्णन सर्वप्रथम जापानी मौसम वैज्ञानिक एस फ्यूजिहारा ने वर्ष 1921 में दिया था। तो यह हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट है कि संचलन पर इसका क्या प्रभाव होता है। तो संचलन में सबसे पहला प्रभाव है मार्ग में वक्रता आ जाना, मार्ग में विचलन की स्थिति का उत्पन्न हो जाना। चक्रवातों के मार्ग में वक्रता एवं विचलन उत्पन्न हो जाता है। दूसरा बिंदु क्या है? एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और आकर्षित होकर के म्यूचुअल ऑर्बिट कर रहे होते हैं। दूसरा इसका प्रभाव है संचलन पर। तीसरा क्या बात हुई? तो तीसरी बात है कि जो कमजोर चक्रवात है यह शक्तिशाली चक्रवात के चारों ओर घूमने लगता है। और अंत में क्या हो रहा होता है? अंत में जो कमजोर चक्रवात है वो शक्तिशाली चक्रवात में उसका विलीनीकरण हो जाता है, शक्तिशाली चक्रवात में वो विलय कर जाता है। या तो फिर दो चक्रवात अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ जाते हैं। यह अंतिम परिणाम होता है किसका? इसके संचलन की दिशा पर, जो संचलन की स्थिति होती है। अब अगर तीव्रता की बात करें तो चक्रवातों के परस्पर अंतःक्रिया से वायुदाब और पवन क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा होता है। तो वायुदाब और पवन क्षेत्रों में क्या हो रहा है? परिवर्तन होता है। एक चक्रवात दूसरे चक्रवात से नमी को, ऊर्जा को, ऊष्मा को खींच लेता है। और कई बार क्या होता है, जब चक्रवात एक दूसरे से मिल जाते हैं तो एक सम्मिलित जो तीव्रता होती है वो तीव्र हो जाती है, अधिक आगे बढ़ जाती है। इसका एक निष्कर्ष निकालेंगे हम, और अंतिम निष्कर्ष क्या लिखेंगे? तो निष्कर्ष लिखेंगे फ्यूजिहारा प्रभाव उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की द्विचक्रवाती अंतःक्रिया है जो उनके व्यवहार को अधिक गतिशील और अनिश्चित बनाती है तथा पूर्वानुमान को जटिल करती है। तो इस रूप में हम इस सवाल का जो आंसर है वो करने का प्रयास करेंगे। दूसरा सवाल देखते हैं, क्या है दूसरा सवाल। तो अगला जो सवाल पूछा गया है वो है, टुंडा प्रदेश पारिस्थितिक दृष्टि से नाजुक लेकिन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखिए,
तुंद्रा प्रदेश जो है तो तुंद्रा प्रदेश पृथ्वी के अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक प्रकार का पारिस्थितिक प्रदेश है, जो आर्कटिक सर्कल के आसपास उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया में विस्तारित है। इसके अलावा पर्वतों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी अल्पाइन तुंद्रा की स्थितियां पाई जाती हैं। तुंद्रा जो क्षेत्र होते हैं ये बहुत ही नाजुक पारिस्थितिक तंत्र वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि यहां पर पारिस्थितिक उत्पादकता बहुत कम होती है, जैव विविधता बहुत कम होती है, और इसके साथ साथ विविधता भी कम, जैव विविधता कम होती है। तो ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र होता है पारिस्थितिक दृष्टिकोण से। लेकिन इसका आर्थिक रूप से विशेष महत्व होता है, क्योंकि यहां पर जो खनिज संपदा है, खास करके सोना है, तांबा है, प्लेटिनम है, इसके अलावा कोयला है, इस तरह की खनिज संपदा के भंडार की दृष्टि से यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इस पूरे जो केंद्रीय आइडिया है, इस केंद्रीय आइडिया को ध्यान में रख करके, सेंटर आइडिया को ध्यान में रख करके इस प्रश्न का उत्तर निकालने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो परिचय। पहला परिचय क्या है कि तुंद्रा प्रदेश ध्रुवीय एवं उपध्रुवीय उच्च अक्षांशों में स्थित वृक्ष विहीन क्षेत्र है, जहां जलवायु अत्यंत शीत और बढ़वार अवधि अल्प होती है। बढ़वार अवधि का मतलब है ग्रोइंग पीरियड। जो वनस्पतियों का जो ग्रोइंग पीरियड है या ग्रोइंग टाइम है वो बहुत कम होता है। बहुत लंबे समय के बाद यहां पर वनस्पतियां क्या होती हैं, बहुत धीरे धीरे विकसित होती हैं। और वनस्पतियां कैसी होती हैं, तो जैसे कि बहुत ही लाइकेन है, मांस है, इस तरह की वनस्पतियों का यहां पर विकास होता है। तो यह क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से बहुत ही नाजुक है, किंतु खनिज, ऊर्जा और सामरिक दृष्टि से आर्थिक रूप से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। अब पारिस्थितिक दृष्टिकोण से यह नाजुक है, इस पर थोड़ी बातचीत करते हैं। तो पहली बात क्या है, अल्प बढ़वार अवधि, निम्न तापमान, परमाफ्रास्ट, मृदा और कम जैव उत्पादकता इसे एक नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में बनाते हैं। यहां पर जो वनस्पतियां हैं वो वनस्पतियां हैं लाइकेन है, मांस है, छोटी छोटी झाड़ियां हैं, तो छोटी झाड़ियां इसमें समाहिल होती हैं। फिर जलवायु परिवर्तन से बहुत ही सघन रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में परमाफ्रास्ट पिघलना, जैव विविधता का ह्रास, मीथेन उत्सर्जन और पारिस्थितिकी संतुलन भंग होने का यहां पर क्या है, खतरा विद्यमान है। अगर इसकी आर्थिक महत्व की बात करें तो जैसा कि बातचीत हुई कि यह एक विशाल खनिज संसाधन, खास करके पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, निकिल, तांबा, सोना, हीरा आदि के भंडार की दृष्टिकोण से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऊर्जा संसाधन की बढ़ती वैश्विक मांग के कारण यहां पर प्रबल आर्थिक संभावनाएं हैं, और साथ ही साथ समुद्री मार्ग के जो उत्तरी समुद्री मार्ग हैं, इन उत्तरी समुद्री मार्गों के खुल जाने के कारण इसका एक महत्व भी है। तो उत्तरी समुद्री मार्ग के खुलने के कारण इसका सामरिक महत्व भी बढ़ गया है। तो परिवहन के दृष्टिकोण से इसका सामरिक महत्व बना हुआ है। फिर पर्यटन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, अनुसंधान जैसी गतिविधियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन इस क्षेत्र से संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं। वो चुनौतियां कौन कौन सी हैं? पहली बात तो अनियंत्रित दोहन से पर्यावरण प्रदूषण, और ये मैंने पहले ही बताया कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो एक संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्र है। अगर यहां पर मानवीय हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण क्षति होती है या पर्यावरण ह्रास से संबंधित कोई घटनाएं होती हैं, तो बहुत धीमी रिकवरी है। यहां पर जो भी यहां पर क्या है, जो निर्माण की प्रक्रिया है, पारिस्थितिकी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया होती है, वो बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही मंद होती है। तो अति मानवीय हस्तक्षेप के जो प्रभाव हैं वो बहुत लंबे समय तक यहां पर बने रह सकते हैं। इसलिए ये एक क्षेत्र कैसा है, चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। अनियंत्रित दोहन से पर्यावरण विनाश, प्रदूषण, जैव विविधता के द्वारा ह्रास, स्थानीय समुदायों पर जो दुष्प्रभाव है वो यहां पर देखने को मिल सकता है। फिर हम कह सकते हैं कि इसका एक निष्कर्ष बनाते हैं, और निष्कर्ष कैसे बनाते हैं कि तुंद्रा प्रदेश पारिस्थितिक रूप से नाजुक है, अतः इसका दोहन सतत एवं उत्तरदायी ढंग से किया जाना चाहिए, जिससे अधिक विकास के साथ साथ पारिस्थितिक संतुलन भी बना रह सके। तो यहां पर आर्थिक विकास और आर्थिक विकास के साथ साथ पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना विशेष रूप से उपयोगी है। इस रूप में इस सवाल का हम निष्कर्ष निकालेंगे और निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक, तो सवाल को हमने पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखा, पारिस्थितिकी महत्व देखा, फिर पारिस्थितिकी महत्व के साथ साथ जो पारिस्थितिकी नाजुकता की स्थिति है वो कैसे बनी,
आर्थिक महत्व क्या है इसका, और इनमें जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की चर्चा करके अंत में एक अच्छा सा निष्कर्ष लिख करके इसे हम समाप्त कर सकते हैं। अगला जो सवाल है इस पर बातचीत करते हैं। क्या है सवाल? सवाल कह रहा है कि मरुस्थलीकरण और भूमि अवनयन में वायु जनित प्रक्रियाओं की भूमिका की विवेचना करना है। मरुस्थलीकरण और भूमि अवनयन जैसी स्थितियों में वायु जनित जो प्रक्रियाएं हैं उनकी भूमिका की विवेचना करना है। अब मरुस्थलीकरण हो चाहे वायु अवनयन, चाहे मृदा जो अवनयन है या भूमि अवनयन की प्रक्रिया है, इन दोनों का ही संबंध अपर्दन जैसी प्रक्रियाओं से होता है और वायु जनित अपर्दन जैसी प्रक्रियाओं से होता है। अपर्दन क्या है? तो अपर्दन अनाच्छादन से संबंधित एक प्रकार की गत्यात्मक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत जो संरचनाएं होती हैं या चट्टानी संरचनाएं हैं, तो उस चट्टानी संरचना का धीरे 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 क्षरण हो रहा होता है। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रख करके इसका जवाब तैयार करने का प्रयास करते हैं। तो पहला परिचय लिखते हैं। परिचय में क्या बातचीत है? परिचय में बात है कि मरुस्थलीकरण शुष्क, अर्ध शुष्क एवं उप आर्द्र क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता में दीर्घकालिक कमी, जबकि भूमि अवनयन भूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता में गिरावट है। वायुजनित प्रक्रियाएं इन दोनों ही स्थितियों को क्या करती हैं? तो वायुजनित प्रक्रियाएं इन दोनों ही स्थितियों को तीव्र गति से बढ़ाने का प्रयास करती हैं। कैसे? तो वायुजनित प्रक्रिया की क्या भूमिका है? पहली बात तो वायु अपर्दन। तो वायु अपर्दन क्या बात हुई कि हमने कहा कि भाई वायु अपर्दन, अपर्दन जो है तो एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, और गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसका संबंध किससे है? अपर्दन के कारकों से है। और यहां पर जो अपर्दन के कारक पर फोकस करना है हमें, वो क्या है? वायुजनित अपर्दन जो हो रहा है, इस पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। तो वायु अपर्दन की बात क्या हो रही है कि तेज वायु मिट्टी के कणों को उड़ाकर ले जाती है तथा शेष कणों को जो घर्षण के प्रभाव होते हैं, उन घर्षण के प्रभाव से धीरे धीरे उन कणों का क्षरण होता रहता है, और ऊपर की जो उपजाऊ परत है वो उपजाऊ परत धीरे धीरे हट जाती है और भूमि की उत्पादकता घटती है। तो उपजाऊ परत हटती है और भूमि की उत्पादकता में कमी आ जाती है। मृदा का परिवहन और निक्षेपण, दूसरा बिंदु है मृदा का परिवहन और निक्षेपण। जो हवा के द्वारा उड़ाकर के ले जाई गई मिट्टी है, वो कहीं ना कहीं जाकर के उसका क्या होता है? वो धीरे 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 उसका निक्षेपण होना शुरू हो जाता है। तो हवा के द्वारा उड़ाकर लाई गई अन्य क्षेत्रों की मिट्टी जो है किसी भूमि में जम करके वहां की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, वहां की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। जलाशयों आदि में जो सिल्टेशन हो सकता है, गाद का भराव हो सकता है, ऐसी स्थितियों को उत्पन्न कर सकती है। तो जलाशयों आदि में जो गाद का भराव है, ऐसी प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकती है, जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र हैं, उन अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में। तीसरा बिंदु कह रहा है कि सतह पर पपड़ीकरण। अब सतह पर पपड़ीकरण का मतलब क्या है? सतह पर पपड़ीकरण का मतलब कि जैसे जैसे हवाएं तेजी से बहती हुई जाएंगी, तो बहती हुई हवा के कारण वायुजनित अपर्दन होगा, और वायुजनित अपर्दन के कारण सतह के ऊपर की मुलायम परत जो है वो हट जाएगी, और मुलायम परत हटने के कारण जो सशक्त कठोर परत है वो धीरे 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 ऊपर की ओर आएगी। इसके आने से होगा क्या? तो इसके आने से होता है अंतः स्पंदन के दर में कमी आ जाती है, और मृदा की जल धारण क्षमता भी धीरे धीरे क्या होने लगती है? घटनी शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे मृदा की जल धारण क्षमता में कमी आती है, और मृदा निर्माणकारी जो प्रक्रम हो रहे होते हैं वो भी बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्वों में हानि पहुंचती है। वायुजनित अपर्दन से जो कार्बनिक पदार्थ हैं, वायुजनित अपर्दन से कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि का नुकसान होता है, जिससे मृदा की उर्वरता कम होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वनस्पति आवरण की क्षति को बढ़ाना। तो वनस्पति आवरण की क्षति को बढ़ाना हवा पौधों के कोमल भागों, बीजों, चारों ओर की मिट्टी को हटाकर वनस्पति को कमजोर कर देती है, जिससे भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है और धीरे धीरे अवनति में वृद्धि होती है। धूल भरी आंधियां बड़े पैमाने पर मृदा को हानि पहुंचाती है, जिससे कृषि, मानव स्वास्थ्य, जलवायु और दृश्यता आदि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा होता है।
अब इसके जो प्रभाव हैं उन प्रभावों पर थोड़ी सी चर्चा डालते हैं, निगाह डालते हैं। क्या है भाई? तो मृदा की गहराई, मृदा की संरचना, जल धारण क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक। दूसरा, कृषि उत्पादकता में गिरावट आती है और फसल की जो उत्पादकता है वो फसल उत्पादकता भी नकारात्मक रूप में प्रभावित होती है। जैव विविधता का ह्रास होता है, तो जैव विविधता घट रही होती है और पारिस्थितिक संतुलन जो है वो बिगड़ने लगता है। सूखा, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन जैसी स्थितियों के लिए क्षेत्र जो है वो बहुत ही संवेदनशील हो जाता है। सामाजिक आर्थिक क्षति है, पलायन है, खाद्य सुरक्षा पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। तो ये कुछ सामाजिक आर्थिक प्रभाव हैं जो देखे जा सकते हैं। अब नियंत्रण और समाधान के लिए कौन से उपायों को अपनाया जा सकता है? तो अगला बिंदु देखते हैं, नियंत्रण एवं समाधान। वनस्पति आवरण का संरक्षण और पुनर्स्थापना, जैसे वनीकरण। ठीक, वनीकरण करके हम उस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? वनस्पति आवरण को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। फिर पवन में अवरोध, घास पट्टियों का विकास, रेत के टीलों का स्थिरीकरण, फिर संरक्षण जुताई, अवशेष जो मल्चिंग है, मृदा संरक्षण की जो विधियां हैं, इन सबको अपना करके हम क्या कर सकते हैं कि इस समस्या को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक। अंत में इस सवाल में हमें एक निष्कर्ष देना है, एक साधारण सा निष्कर्ष बनाना है। क्या बनाएंगे कि वायुजनित क्रियाएं मरुस्थलीकरण और भूमि अवनयन की प्रमुख प्रेरक शक्तियां हैं। इनका प्रभाव व्यापक और दीर्घकालिक होता है, अतः सतह भूमि प्रबंधन, वनस्पति क्षरण और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना अत्यावश्यक है। यह हमारा निष्कर्ष हो जाएगा। तो इस रूप में इस पूरे सवाल को हम हल कर सकते हैं, एक परिचय दे सकते हैं, इसके बाद क्या इसकी भूमिका हो सकती है और फिर क्या इसके प्रभाव हैं और नियंत्रण के लिए या समाधान के लिए जो उपाय अपनाए जा सकते हैं उन उपायों को, और फिर अंत में एक निष्कर्ष दे करके इस सवाल को कंक्लूड कर सकते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण एशिया में जल संसाधन संपत्ति और विवाद का स्रोत दोनों है। उदाहरण देते हुए इस कथन का परीक्षण करना है। अब यह जो सवाल है दक्षिण एशिया में जल संसाधन के ऊपर है, और दक्षिण एशिया में जो जल संसाधन है वो संपत्ति के साथ साथ क्या है? तो संपत्ति के साथ साथ विवाद का भी कारण बना हुआ है। इस बिंदु पर फोकस होकर के हमें आंसर देने का प्रयास करना है। देखिए भूमिका क्या तैयार किया हमने? भूमिका तैयार की है कि दक्षिण एशिया में जल जीवन, कृषि, ऊर्जा और औद्योगिक विकास का आधार है। साथ ही सीमा पार नदियों की असमान उपलब्धता और उपयोग को लेकर के यह सहयोग का अवसर तो प्रदान करता ही है, साथ ही विवाद और तनाव का कारण भी बनता है। तो विवाद और तनाव का कारण भी बनता है। तो संसाधन के रूप में इसका क्या महत्व है और विवाद की स्थिति कैसी बनती है, इन दोनों ही बातों को हमने पृष्ठभूमि में दिखाने का प्रयास किया है। फिर जल संसाधन एक संपत्ति के रूप में है। पहले तो इस बिंदु पर देखते हैं क्या है। कृषि और खाद्य सुरक्षा। कृषि और खाद्य सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां क्षेत्र की कृषि का आधार हैं। सिंधु बेसिन से पाकिस्तान की लगभग 90% जो कृषि भूमि है वो सिंचित होती है। तो पहला बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु है जल विद्युत और ऊर्जा। भूटान और नेपाल की अगर बात की जाए तो भूटान और नेपाल की जल विद्युत संभावनाएं क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग का आधार बन सकती हैं। जैसे भूटान भारत जल विद्युत परियोजना, तो एक उदाहरण भी हम इसमें ऐड कर देंगे, जैसे भूटान भारत जल विद्युत परियोजना। तीसरी जो बात है यह है पेयजल और आजीविका। करोड़ों लोग पेयजल, मत्स्य पालन, परिवहन और पर्यटन के लिए नदियों और झीलों पर निर्भर करते हैं। और अंत में हम इसका जो एक जल संसाधन एक संपत्ति के रूप में इसका महत्व जो है वो देखेंगे, क्षेत्रीय सहयोग की संभावना। तो जल बंटवारे की वैज्ञानिक प्रणालियां बाढ़ प्रबंधन, सूखा निवारण और जलवायु अनुकूलन हेतु संयुक्त प्रयास विकास को गति दे सकते हैं। ठीक, इस रूप में हम देखेंगे कि भाई जल संसाधन जो है एक संपत्ति के रूप में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। फिर हमें देखना है कि जल संसाधन विवाद का जो स्रोत है, यह विवाद का स्रोत कैसे बना हुआ है। सबसे पहली बात तो सिंधु जल समझौता, जो बड़ा ही चर्चा में रहा है पिछले दिनों। सिंधु जल संधि 1960 भारत पाकिस्तान के बीच जल वितरण को लेकर के एक संवेदनशील मुद्दा है,
जनसंख्या वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का से दबाव इसमें बढ़ रहा है। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें, क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर संभावना क्या है, हमें आंसर करना है 150 शब्दों में, तो कम शब्दों में ही चीजों को समेट देना है। दूसरी बात है गंगा जल विवाद। तो गंगा जल बंटवारा का जो विवाद है, यह भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बैराज पर जल बंटवारे को लेकर के दीर्घकालिक मतभेद रहा है। तीसरा है ब्रह्मपुत्र विवाद। चीन के द्वारा जो अपस्ट्रीम पर जल दोहन और बांध निर्माण से भारत और बांग्लादेश में चिंता जाहिर की जाती रही है। अगला बिंदु है नदी जोड़ो परियोजनाओं पर आशंका। नदी जोड़ो परियोजनाओं पर आशंका विवाद के रूप में कैसे है, तो जल की मात्रा, पर्यावरणीय प्रभाव और निचले तटवर्ती देशों के अधिकारों को लेकर आशंकाएं और विरोधाभास की स्थितियां रहती हैं। जलवायु परिवर्तन और असमान उपलब्धता भी एक प्रकार की क्या है, चुनौती या विवाद का विषय रहा है। हिम नदों के पिघलने, अनियमित वर्षा, बढ़ते जल तनाव से प्रतिवर्ष विवाद की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो ये दो बिंदु हो गए। पहला बिंदु हमने दिखा क्या कि एक संपत्ति के रूप में कैसे, और दूसरा हमने देख लिया कि विवाद का स्रोत जो है, ये विवाद के स्रोत में किस रूप में आए। अब आगे की राह क्या हो सकती है, थोड़ा सा इस बात की बात करते हुए और फिर कंक्लूजन हम लोग आंसर का तैयार कर लेंगे, एक निष्कर्ष तैयार कर लेंगे। तो विश्वास निर्माण, उपागम और जो नियमित संवाद तंत्र है, इसको सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। फिर डेटा साझा करना, जो अंतर्देशीय स्तर पर संयुक्त जल प्रबंधन और बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेटा साझा कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय जल कानूनों और संविधानों का सम्मान करते हुए निष्पक्ष जल बंटवारा सुनिश्चित करने की स्थिति, और बहुउद्देशीय जल उपयोग जल संरक्षण और मांग प्रबंधन पर जोर देता है। तो इस तरह की बातों को हम क्या कर सकते हैं कि दर्शा सकते हैं कि एक आगे की राह क्या हो सकती है। और अंत में हम निष्कर्ष के रूप में क्या दिखाएंगे कि दक्षिण एशिया में जल संसाधन विकास, शांति, समृद्धि का आधार बन सकता है, बशर्ते देशों के बीच सहयोग, न्याय संगत उपयोग और सतत प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा यह संसाधन संघर्ष और अस्थिरता के कारणों को जन्म देगा। तो इस रूप में हम क्या कर सकते हैं, इस सवाल का निष्कर्ष तैयार कर सकते हैं। आइए अगले सवाल पर बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या है अगला सवाल। तो अगला सवाल कह रहा है, लू, चिनूक और फान हवाओं की उनके पाए जाने वाले क्षेत्र, उनकी प्रकृति और जलवायविक प्रभावों के आधार पर तुलना करना है। अब बात करें चाहे लू की, चाहे चिनूक की, चाहे फान की, ये तीनों ही क्या हैं, तीनों ही स्थानीय पवनों के उदाहरण हैं। स्थानीय पवनों की जो उत्पत्ति है वो स्थानीय कारकों जैसे तापमान, वायुदाब प्रवणता, बल में परिवर्तन जैसी स्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। कई बार इस तरह की जो पवनें होती हैं ये लीवर्ड इफेक्ट के कारण भी क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो यहां पर जो बिंदु हमें दिखाई दे रहा है, तीन बातें हैं। पहली बात तो है लू के बारे में, दूसरा है चिनूक और फान के बारे में। तो इन तीनों की क्या है, तीनों की ही क्या करनी है, हमको तुलना करनी है। और तुलना किस प्रकार से करनी है, तो तुलना करना है इनके क्षेत्र के आधार पर, इनकी प्रकृति के आधार पर और जलवायविक प्रभावों के आधार पर तुलना करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले लू के बारे में बातचीत करते हैं कि भाई लू क्या है। पाए जाने वाला क्षेत्र जान ही रहे हम, भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिमी भाग, विशेष करके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों से इसका संबंध होता है लू का। दूसरी जो पवन है वो कौन सी है, दूसरी पवन है चिनूक। उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढलान, कनाडा और अमेरिका में विशेष करके अल्बर्टा के क्षेत्रों में इसका प्रभाव रहता है। तीसरी पवन है कौन सी, तीसरी है फान। क्या है बात भाई, तो यूरोप के अल्प्स पर्वत, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली के क्षेत्रों में पर्वत के ऊंचे और हिमाच्छादित क्षेत्रों में इसका प्रभाव होता है। इन पर्वतीय क्षेत्रों में इसका क्या है, इन क्षेत्रों में क्या है इसका प्रभाव, तो मुख्य रूप से अल्प्स पर्वत के लीवर्ड क्षेत्र में यह पवन प्रभावशाली होती है। यह बात ध्यान रखना और इसी बात को हमको पॉइंट आउट करना है। यहां पे प्रकृति क्या है, तो प्रकृति के बारे में ध्यान रखिएगा। लू जो है ये अत्यधिक गर्म है, शुष्क है, धूल युक्त है, दिन में चलने वाली पवन है। तापमान बहुत अधिक होता है, 45 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान हो सकता है।
चिनूक की अगर बात की जाए तो चिनूक जो है तो गर्म और शुष्क है, किंतु लू की तुलना में इसका तापमान कम होता है। शुष्कता अपेक्षाकृत कम होती है, आर्द्रता भी क्या होती है तो कम होती है। अब शीत ऋतु में इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाते हैं, तो बर्फ के पिघलने में यह पवन क्या होती है, सहायक होती है। फौन जो है तो जैसा हमने कहा कि भाई प्रकृति कैसी है इसकी, तो गर्म है, शुष्क है, और पर्वतीय अवरोहण के कारण, जब पर्वतीय अवरोहण का मतलब क्या है कि अगर पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है, पर्वत के लीवर्ड स्लोप से पवनें नीचे उतर रही होती हैं, तो नीचे उतरने के कारण अडायाबैटिक कूलिंग की स्थिति होती है, और इससे क्या होता है, अडायाबैटिक हीटिंग की स्थिति होती है, और इससे वायु के तापमान बढ़ जाते हैं। तो अडायाबैटिक हीटिंग के कारण जो वायु के तापमान बढ़ जाते हैं, ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो हमने क्या कहा कि गर्म और शुष्क है, पर्वत के अवरोहण के समय संपीड़न के कारण तापमान बढ़ते हैं। अब ये जो बिंदु है, पर्वत के लीवर्ड स्लोप में जब वायु के अवरोहण की प्रक्रिया होती है, तो वायु का संकुचन होता है, और वायु के संकुचन के कारण अडायाबैटिक हीटिंग की प्रोसेस होती है, और अडायाबैटिक हीटिंग के कारण वायु के तापमान बढ़ जाते हैं। तो ये एक बिंदु है। अगला जो है उत्पत्ति का कारण, तो अंतर में हम एक बिंदु ले सकते हैं, उत्पत्ति का कारण क्या है, तो उत्तर पश्चिम भारत की गर्म स्थलीय सतह पर उच्च तापमान से निम्न जो दबाव बनता है, यह इसकी उत्पत्ति का कारण है। और उत्तर पश्चिम से आने वाली जो शुष्क हवाएं हैं, अत्यधिक गर्म स्थलीय सतह के संपर्क में आकर के धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। तो एक बिंदु तो यह बन गया। अगला जो है चिनूक के बारे में क्या बात है, तो यह प्रशांत महासागर से आने वाली आर्द्र हवाएं जब रॉकी पर्वत की पश्चिमी ढलान पर उतरती हैं, तो वर्षा अथवा हिमपात कराती हैं, और पूर्वी ढलान से नीचे उतरते हुए संपीड़ित हो जाती हैं। और जब हमने बात करी कि जहां भी पवनें संपीड़ित होंगी, वहां अडायाबैटिक हीटिंग की प्रोसेस हो जाएगी, और अगर अडायाबैटिक हीटिंग की प्रोसेस होगी तो वायु के तापमान बढ़ जाते हैं। एक स्थिति यह बनती है। यहां पर बात क्या है, तो यह भूमध्य सागर की आर्द्र हवाएं अल्प्स पर्वत के जो लीवर्ड स्लोप होते हैं उनसे नीचे उतर रही होती हैं, और ये पवनें भी संपीड़ित हो जाती हैं, और संपीड़न के कारण इनके भी तापमान बढ़ जाते हैं। अंतिम जो बिंदु है वो क्या है, जलवायवीय प्रभाव, क्योंकि जलवायवीय प्रभावों के आधार पर भी हमको तुलना करनी है। तो जलवायविक प्रभाव की अगर बात की जाए, तो तापमान में तीव्र वृद्धि, हीट वेव की स्थिति उत्पन्न करती है लू। नमी अत्यंत कम होती है, वाष्पीकरण अधिक कराती है। मानव स्वास्थ्य पर, कृषि पर, पशुधन पर, वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धूल भरी आंधियों को उत्पन्न करती हैं, तो ये अत्यधिक धूल भरी आंधियां उत्पन्न कर रही होती हैं। चिनूक की अगर बात करें तो तापमान में अचानक वृद्धि हो जाती है। हिमपात जो हिमाच्छादित सतह होती हैं वो अक्सर पिघल जाती हैं इसके प्रभाव से। शीत ऋतु में कृषि और पशुपालन के लिए लाभदायक होती हैं, और कभी कभी इनके प्रभाव से गर्मी के प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, तो तेजी से गर्मी के प्रभाव को बढ़ा देती हैं। और फौन की अगर बात करें तो फौन भी इसी प्रकार से तापमान में तीव्र वृद्धि, हिमपात को या जो हिमाच्छादित सतह होती है उसको पिघलाने का काम करती है। शुष्कता बढ़ने से बादल छट जाते हैं और मौसम साफ हो जाता है। कृषि पर्यटन के लिए लाभदायक होती है, परंतु सूखा और वनाग्नि जैसी संभावनाओं को यह उत्पन्न कर देती है। ये दोनों पवनें। अब अंत में इसका एक संक्षेप निष्कर्ष निकालेंगे, और निष्कर्ष हम तैयार करके लिख देते हैं। क्या है निष्कर्ष भाई, तो लू उष्ण ग्रीष्मकालीन शुष्क पवन है जो ताप एवं शुष्कता बढ़ाकर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जबकि चिनूक और फान पवनें पर्वतीय अवरोही स्थितियों के कारण गर्म और शुष्क पवनें होती हैं, जो शीत ऋतु में सहायक होती हैं, किंतु इनके अत्यधिक प्रभाव होने के कारण कई बार हिमाच्छादित सतहें पिघल जाती हैं, और इनके पिघलने के कारण बाढ़ और सूखे जैसी स्थितियों का निर्माण भी हो रहा होता है। तो मुख्यतः अंतर इस बिंदु पर हम इस बिंदु पर फोकस करते हुए लिखेंगे कि जो लू है उसका संबंध गर्म स्थलीय सतह के साथ संपर्क में आने के कारण तापमान बढ़ा देती है और कैसे चरम मौसमी दशाओं को उत्पन्न करती है, और जो चिनूक और फान है वो पवनों के लीवर्ड स्लोप में इनके कारण क्या होते हैं, तो लीवर्ड प्रभाव के कारण इनमें
तापमान बढ़ जाते हैं और इनके तापमान बढ़ने से जो क्षेत्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ते हैं उस पर इस आंसर को हम एंड कर देंगे ले जाकर। जो अगला सवाल है उस पर बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या है अगला सवाल। तो अगला सवाल कह रहा है भारत में जलवायु अनुकूल या क्लाइमेट स्मार्ट कृषि एवं खाद्य सुरक्षा को हासिल करने में उपग्रह आधारित तकनीकियों की भूमिका का विश्लेषण करना है। जलवायु अनुकूल कृषि एवं खाद्य सुरक्षा को हासिल करने में उपग्रह आधारित तकनीकी की भूमिका का विश्लेषण करना है। अब यह सवाल जो है तो कृषि, खाद्य सुरक्षा और इनमें तकनीकी की क्या भूमिका है, इन बिंदुओं को जोड़ करके तैयार किया गया है। जरा देखते हैं इसकी भूमिका हम कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रस्तावना तैयार करते हैं और प्रस्तावना में हमने क्या तैयार किया कि जलवायु परिवर्तन, संसाधनों पर बढ़ते दबाव और अनिश्चित मौसम की घटनाएं भारत की कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत कर रही हैं। उपग्रह आधारित तकनीकियां समय पर स्थान विशिष्ट और वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करके जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देती हैं तथा स्थायी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह पहला हमने तैयार किया। इसका क्या, इसका इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो। दूसरा जो पार्ट है वो है उपग्रह डेटा और क्लाइमेट स्मार्ट कृषि एवं खाद्य सुरक्षा है, इसमें उपग्रह से प्राप्त होने वाले डेटा की क्या भूमिका है। तो सबसे पहली बात तो फसल निगरानी और आकलन। फसल निगरानी और आकलन में किस रूप में महत्वपूर्ण है, तो एनडीवीआई जैसे जो वेजिटेशन इंडेक्स है इसके द्वारा फसल के स्वास्थ्य, फसल की वृद्धि, बोई गए क्षेत्र, इसकी जानकारी या निगरानी की जा सकती है। दूसरा बिंदु क्या है कि प्रारंभिक चेतावनी से उपज का अनुमान और नीति निर्माण में सहायता प्राप्त हो सकती है। फिर उपग्रह से प्राप्त डेटा के आधार पर मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी जाहिर की जा सकती है। उपग्रह आधारित जो डेटा है, मौसम डेटा है, इससे अल्पकालिक और मध्यम अवधि के पूर्वानुमानों में सुधार हुआ है। चक्रवात, भारी वर्षा की स्थिति, हीट वेव की स्थितियां, सूखे की स्थितियां, है ना, ऐसी चरम घटनाओं की चेतावनी मिल जाती है। तीसरा बिंदु क्या है, जल संसाधन का प्रबंधन। अब कृषि के लिए जल संसाधन का प्रबंधन का तो बड़ा ही महत्व है, तो ये बिंदु अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। क्या बात कह रही है, तो जलाशयों में, नदियों में भूजल पुनर्भरण के आकलन में उपग्रह के डेटा हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। सिंचाई जल प्रबंधन में, सूक्ष्म सिंचाई योजना में और जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने में भी उपग्रह के डेटा हमारे लिए बहुत ही कारगर हो सकते हैं, बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। तो जल संसाधन में इसका महत्व, जल संसाधन प्रबंधन में इसका बड़ा ही उपयोग होता है। अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु है मृदा स्वास्थ्य और भूमि का प्रबंधन। भूमि का जो प्रबंधन होता है इस पर बातचीत। तो मृदा स्वास्थ्य और भूमि प्रबंधन से संबंधित क्या बात है भाई, तो मृदा में नमी, लवणता, जैविक कार्बन और इसकी जो क्षरण की निगरानी है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड और उर्वरक सिफारिशों को यह अधिक बेहतर और अधिक सटीक बना सकता है। फसल बीमा और जोखिम का प्रबंधन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फसल बीमा और जोखिम प्रबंधन। इसमें क्या बातचीत हो रही है, तो उपग्रह डेटा जो हमें प्राप्त होते हैं इससे वास्तविक नुकसान का त्वरित और पारदर्शी आकलन प्राप्त किया जा सकता है। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो दावों हैं उनके निपटान में बड़ी तेजी आ सकती है। तो इस तरह की चीजों के लिए भी उपग्रह के डेटा हमारे लिए बड़े ही उपयोगी हो सकते हैं। भूमि उपयोग योजना और से संबंधित जो बात है, तो भूमि उपयोग से संबंधित जो मानचित्र तैयार करने की प्रणाली है, फसल चयन करना, क्षेत्रीय योजना तैयार करना, इसके लिए भी जो उपग्रह योजना है, जो उपग्रह का जो डेटा है, वो उपग्रह डेटा हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि भाई इसमें अंत में क्या करेंगे कि इसके लाभ क्या हो सकते हैं, कुछ चुनौतियों की चर्चा कर लेंगे सवाल में, और फिर अंत में एक अच्छा सा निष्कर्ष तैयार कर लेंगे। लाभ क्या है, तो निर्णय लेने में वैज्ञानिकता है, सटीकता है और समयबद्धता आती है। जोखिम में कमी, तो इससे जोखिम में कमी हो सकती है, उत्पादकता वृद्धि और लागत में कमी आ सकती है क्योंकि हमारे पास पहले से ही सटीक डेटा प्राप्त रहेंगे। ठीक, संसाधनों का सतत उपयोग,
तथा जलवायु अनुकूल क्षमता में वृद्धि हो सकती है। छोटे और सीमांत किसानों को भी समय पर जानकारी की उपलब्धता जो डिजिटल समावेशन को बढ़ावा दे सकती है। यह बात हुई। अब इससे जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां क्या है, थोड़ी सी संक्षिप्त बात उस पर भी कर लेते हैं, कुछ बिंदु बना लेते हैं। क्या है भाई चुनौतियां? तो उच्च रेजोल्यूशन डेटा की उपलब्धता और लागत। दूसरा बिंदु क्या है? डेटा प्रोसेसिंग कौशल और जमीन सत्यापन की कमी। जमीनी जो सत्यापन है इस पर थोड़ा सा कमी है। छोटे किसानों तक जानकारी के प्रभावी प्रसार की चुनौती है। और अंत में क्या बात है कि गोपनीयता, संस्थागत जो संभावना है, डिजिटल अवसंरचना है, इसकी भी आवश्यकता है। जो डेटा गोपनीयता वगैरह से जुड़ी हुई बातें हैं, ये भी बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए, चुनौती है हमारे लिए। अब अंत में देखते हैं कंक्लूजन तैयार करेंगे सवाल को देखते हुए। भारत में जलवायु अनुकूल स्मार्ट कृषि खाद्य सुरक्षा को हासिल करने में उपग्रह आधारित तकनीकों की भूमिका का विश्लेषण करना है। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष तैयार करते हैं कि उपग्रह आधारित तकनीकें या तकनीकियों भारत में जलवायु अनुकूल कृषि की रीढ़ बन सकती हैं। ये से सटीक जानकारी, जोखिम न्यूनीकरण, सतत समाधान प्रबंधन और समावेशी विकास को बढ़ावा देकर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। सुरक्षित नीतिगत समर्थन, तकनीकी नवाचार और क्षमता निर्माण के साथ इनका व्यापक उपयोग भारत को जलवायु लचीला एवं खाद्य सुरक्षित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। तो इस रूप में हम इसका अंतिम में निष्कर्ष तैयार करके इस आंसर को तैयार कर सकते हैं। अगला जो सवाल है उस सवाल पर बातचीत करते हैं। क्या है सवाल? तो अगला सवाल कह रहा है कि वैश्विक व्यापार का केंद्र अटलांटिक प्रदेश से हिंद प्रदेश, इंडो पैसिफिक प्रदेश की ओर धीरे धीरे स्थानांतरित हो रहा है। वैश्विक व्यापार का केंद्र अटलांटिक प्रदेश से हिंद प्रदेश या इंडो पैसिफिक प्रदेश की ओर धीरे धीरे स्थानांतरित हो रहा है। यह जो सवाल है, यह सवाल जियोपॉलिटिक्स पर आधारित है। जो भू राजनीति स्थितियां हैं, भू राजनीतिक स्थितियों पर आधारित यह सवाल पूछा गया है। इस सवाल की एक भूमिका तैयार करते हैं और जिसमें हम देखेंगे कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र का महत्व कैसे तेजी से बढ़ रहा है, और यह भी देखना है कि अटलांटिक महासागर के महत्व में कमी नहीं, बल्कि अटलांटिक महासागर, यह भी देखेंगे कि अटलांटिक महासागर के क्षेत्र का महत्व आज भी कैसे बना हुआ है। इन दोनों बिंदुओं पर विचार करते हुए फिर एक अच्छा सा निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले सबसे बड़ी बात क्या है कि अटलांटिक प्रदेश, यूरोप और उत्तरी अमेरिका वैश्विक व्यापार का केंद्र इतिहास के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो रहा है, किंतु 21वीं सदी में आर्थिक शक्ति के उदय, जनसांख्यिकीय लाभ, तकनीकी प्रगति और क्षेत्रीय एकीकरण के कारण वैश्विक व्यापार का गुरुत्वाकर्षण हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक की ओर स्थानांतरित हो रहा है। अब इस कथन के समर्थन में हमने कुछ तथ्य तैयार किए हैं, कुछ बिंदु तैयार किए हैं। वो क्या है? सबसे पहली बात तो आर्थिक शक्ति का उभार पहला बिंदु है। विश्व जीडीपी में पश्चिम एशिया की हिस्सेदारी 2000 में वर्ष सबसे इसके कथन के समर्थन में हमने कुछ तर्क तैयार किए हैं। वो कौन से हैं? तो पहला बिंदु है, क्या है? पहला बिंदु है आर्थिक शक्ति का उभरता आधार। पहली बात क्या है कि भाई विश्व की जीडीपी में अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया की हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उससे संबंधित थोड़ा जो डेटा है हमने उसको कोट कर दिया है। दूसरी बात क्या है कि व्यापार में बढ़ती हिस्सेदारी। क्या है भाई व्यापार में बढ़ती हिस्सेदारी? तो विश्व वस्तु व्यापार में जो एशिया की हिस्सेदारी है यह भी बढ़ रही है, और ये 2000 में से की तुलना में 28% से बढ़कर के 2023 में 46% हो गई है। चीन की अगर बात की जाए तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा वस्तु निर्यातक और दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी बना हुआ है। तीसरी बिंदु क्या है? विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र। विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला के केंद्र के रूप में हमने क्या बात कही कि भाई वैश्विक विनिर्माण उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा एशिया में केंद्रित है। तकरीबन 70% हिस्सा एशिया में केंद्र है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं,
ऑटोमोबाइल हैं, मशीनरी है आदि की आपूर्ति श्रृंखला हिंद प्रशांत पर निर्भर कर रही है। फिर क्षेत्रीय व्यापार समझौता और एकीकरण जैसी चीजें, इसके लिए भी इसका महत्व बढ़ रहा है। अगला बिंदु है समुद्री व्यापार मार्गों का महत्व। और अगर समुद्री व्यापार मार्ग की बात करें, जैसे मलक्का जल डमरू मध्य है, ठीक, मलक्का जल डमरू मध्य के साथ साथ दक्षिण सागर है, दक्षिण चीन सागर है, हिंद महासागर है, ये वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा के रूप में बनते जा रहे हैं। और उपभोक्ता बाजार का विस्तार, ये बिंदु भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में मध्य वर्ग और उपभोक्ता बाजार का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। तो उपभोक्ता बाजार और जो मध्य वर्ग का उपभोक्ता बाजार है, इसका बढ़ता हुआ विस्तार जो है, यह भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को एक महत्व दे रहा है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के महत्व को बढ़ा रहा है। लेकिन इस कथन की कुछ सीमाएं भी हैं, और वो सीमाएं दरअसल हम अटलांटिक महासागर जो है, तो अटलांटिक की प्रासंगिकता के रूप में दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या बात है? तो पहला बिंदु है विकसित बाजार और क्रय शक्ति। यूरोप और उत्तरी अमेरिका की अगर बात की जाए तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका उच्च आय, स्थिर मांग और उन्नत उपभोक्ता बाजार की दृष्टिकोण से आज भी विशेष रूप में उपयोगी है। पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है वित्तीय और सेवा व्यापार का प्रभुत्व। चाहे वित्तीय बीमा की स्थिति हो, परामर्श हो, कानूनी सेवाएं हो, डिजिटल सेवाएं हो, इन सब का केंद्र अभी भी अटलांटिक जो शहर हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क हो गया, जैसे कि लंदन हो गया, इन पर केंद्रित हैं। औद्योगिकरण और नवाचार में इनकी बढ़त है। भू राजनीतिक और सामरिक नेटवर्क यहां पर स्थापित हो रखे हैं। ठीक, ऊर्जा और कच्चे माल की निर्भरता के लिए भी क्षेत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इस दृष्टिकोण से क्या है, अटलांटिक जो क्षेत्र है इसका आज भी महत्व बना हुआ है। तो कुछ बिंदु हमने निकाले कि अटलांटिक महासागर का जो अटलांटिक जो क्षेत्र है, इसकी जो प्रासंगिकता है, इस प्रासंगिकता को हमने देखा। फिर थोड़ा सा जो डेटा है उसको हमने साझा कर दिया। अब अंत में इसका एक निष्कर्ष तैयार करते हैं और अंत में एक निष्कर्ष बना करके पूरे सवाल को कंक्लूड कर देते हैं। क्या है निष्कर्ष? तो वैश्विक व्यापार का केंद्र धीरे धीरे अटलांटिक से हिंद प्रशांत की ओर स्थानांतरित हो रहा है, क्योंकि आर्थिक शक्ति, उत्पादन, जनसंख्या और व्यापार नेटवर्क एशिया में तेजी से बढ़ रहे हैं। फिर भी अटलांटिक की वित्तीय, तकनीकी और सामरिक भू राजनीति अभी भी बनी हुई है। अतः भविष्य में व्यापार का स्वरूप अधिक बहुकेंद्रीय होगा, जिसमें हिंद प्रशांत वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रमुख इंजन बनेगा, और जबकि अटलांटिक उच्च मूल्य सेवाओं तथा नवाचार का प्रमुख केंद्र बन के उभर सकता है। हम इस रूप में सवाल को अंतिम निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक, अब अगला जो सवाल है, ये क्या है सवाल, इस सवाल पर एक नजर डालते हैं। क्या कह रहा है सवाल? तो देखिए, अगला सवाल है भारत में मानवजन्य भूमि उपयोग परिवर्तनों के प्रमुख कारकों और उनके भौगोलिक परिणामों का विश्लेषण करना है। भारत में मानवजन्य भूमि उपयोग परिवर्तनों के प्रमुख कारकों और उनके भौगोलिक परिणामों का विश्लेषण करना है। तो दोनों की हम एक साथ तुलना कर लेते हैं और लास्ट में हम एक निष्कर्ष तैयार कर देंगे। क्या पहले प्रस्तावना देखते हैं क्या है? तो भूमि उपयोग परिवर्तन से आशय भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि, उद्योग, नगरीकरण, अवसंरचना आदि के प्रयोजन के लिए बदलने से है। भारत में जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के कारण भूमि उपयोग में तेजी से परिवर्तन हुआ है, जिसके व्यापक भौगोलिक परिणाम सामने आए हैं। यह है हमारा इंट्रोडक्शन इस सवाल का। अब दोनों बिंदु, पहला बिंदु क्या है, इसके लिए महत्वपूर्ण कारक, और दूसरा क्या है, इसके जो भौगोलिक परिणाम है, इन दोनों बिंदु पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। क्या है भाई बातचीत? तो देखिए, पहली बात, प्रमुख कारक क्या है? जनसंख्या वृद्धि, और जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जो कारक है क्या है? जनसंख्या वृद्धि से आवास, भोजन, संसाधनों की मांग बढ़ी है। ग्रामीण शहरी जो क्षेत्र है, ग्रामीण शहरी प्रवास है, इसमें भारतीय क्षेत्र, इसमें भी क्या हुआ है, तो प्रसार हुआ है। दूसरा बिंदु है कृषि से संबंधित। क्या बात है? तो सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, उच्च उपज वाली किस्मों के प्रयोग से कृषि का विस्तार हुआ है। पारंपरिक फसलों से
जो व्यावसायिक फसलों की ओर झुकाव है वो भी क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। तो पारंपरिक फसलों से व्यावसायिक फसलों की ओर का झुकाव बढ़ रहा है। फिर औद्योगिकरण और खनन से संबंधित एक बिंदु हमने उठाया है। क्या है औद्योगिकरण और खनन से संबंधित बिंदु? तो उद्योगों की स्थापना, खनन गतिविधियों और ऊर्जा परियोजनाओं हेतु बड़ी मात्रा में भूमि का उपयोग हो रहा है। औद्योगिक कॉरिडोर, विशेष करके आर्थिक कॉरिडोर के विकास के रूप में हम इसको देख सकते हैं, में परिवर्तन की स्थिति है। फिर है नगरीकरण और अवसंरचना का विकास। शहरों का विस्तार हो रहा है, सड़क है, आधारभूत संरचनाएं हैं, जैसे रेलवे है, बांध है, बिजली है, बंदरगाह है, हवाई अड्डे हैं। इन सब के निर्माण से जो भूमि का गैर कृषि उपयोग है वो बढ़ रहा है तेजी से। उसके बाद वनों की कटाई और वृक्ष आवरण है उसमें कमी से संबंधित बिंदु है। क्या है भाई बात? तो ईंधन, लकड़ी, चराई, खनन और विकास संबंधी जो क्षेत्र हैं इनमें तीव्रता से वृद्धि हुई है। अंत में जल संसाधन से संबंधित जो परियोजनाएं हैं इनके आधार पर हम देखते हैं कि जो भूमि उपयोग में कैसे परिवर्तन की स्थिति आई है। तो ये कुछ प्रमुख कारक हैं जिनके कारण हम कह सकते हैं कि भूमि उपयोग में परिवर्तन की स्थितियां उत्पन्न हुई, जिसमें जनसंख्या वृद्धि का विस्तार, ठीक है, कृषि जो तकनीकी है उसमें परिवर्तन का स्वरूप, औद्योगिकरण, खनन, नगरीकरण और अवसंरचनात्मक विकास जो है, ठीक, वनों की कटाई और वृक्षों का जो आवरण है उसमें कमी, फिर जल संसाधन से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उनको हमने पॉइंट आउट किया है। अगर बात किया जाए कि इसका भौगोलिक परिणाम क्या निकल के आता है, तो भौगोलिक परिणाम की अगर बात करें तो मृदा अपरदन और उर्वरता में तेजी से कमी आ रही है। क्यों भाई? तो वन काटने और भूमि का अनुचित उपयोग करने से क्या हो रहा है, तो मृदा अपरदन तेजी से बढ़ेगा। अगर मृदा अपरदन बढ़ेगा तो मृदा में अंतः स्पंदन के दर में कमी आएगी, मृदा के जल धारण करने की क्षमता में कमी आएगी, मृदा परिच्छेदिका नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। इस तरह की बातें हम इस बिंदु पर लिख सकते हैं। मृदा अपरदन और उर्वरता में कमी आ सकती है। जल संसाधनों और जलवायु पर प्रभाव, जल संसाधनों पर भी नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो इससे समस्याएं क्या है, तो जो भूजल है इसका अत्यधिक दोहन, जलाशयों का बहुत तेजी से जलाशयों में क्या हो जाना, सिल्टेशन की स्थिति का निर्मित हो जाना, ठीक, चरम जो स्थितियां हैं, चरम आवृत्ति की स्थितियां हैं, उनसे भी क्या हो रहा है, जल संसाधन दूषित हो रहे होते हैं। तो इस तरह की समस्याएं हैं। जैव विविधता पर ह्रास, प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने से वन्य जीवों का जो आवास है वो तेजी से सिकुड़ रहा है। यह जैव विविधता के ह्रास से संबंधित बात है। फिर शहरी फैलाव और भूमि क्षरण, शहरी फैलाव के कारण क्या हो रहा है कि भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन आ रहा है जो भूमि क्षरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। तो एक बिंदु यह भी है। साथ साथ भूमि में अवनमन और मरुस्थलीकरण की प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं, भूमि अवनमन और मरुस्थलीकरण की प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं, अतिचारण है, वनों की कटाई है, ठीक है। इन सारी प्रक्रियाओं ने क्या किया है, इन सभी प्रक्रियाओं के कारण क्या है कि जैसे जैसे भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन आया है तो भूमि क्षरण की स्थितियां उत्पन्न होती है, भूमि अवनयन की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। तो एक बिंदु यह भी है। अंत में इस पूरे सवाल का एक कंक्लूजन निकालते हैं। क्या है कंक्लूजन? तो भारत में भूमि उपयोग परिवर्तन विकास की अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा है, परंतु असंतुलित और अल्पदर्शी उपयोग ने पर्यावरणीय क्षरण, संसाधन संकट और आजीविका जोखिम को बढ़ा दिया है। सतत भूमि प्रबंधन, वनीकरण, जल संरक्षण और समेकित क्षेत्रीय योजना और जन जागरूकता ही दीर्घकालिक समाधान है जिससे विकास और पर्यावरणीय संतुलन के सामंजस्य को बढ़ाया जा सकता है। इस रूप में हम इस पूरे सवाल का आंसर तैयार कर लेते हैं। तो ये इस साल पूछे गए जो सवाल हैं उन सवालों पर आधारित एक संक्षिप्त चर्चा थी। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।